नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी लोकवाणी इससे दूसरी इकाई का 5वां लेसन चार हाथ चांदना यह लेकर आई हूँ, जो पठनार्थ के अंतर्गत आता है। इसका जो व्याख्या वाला वीडियो है वो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आज हम इसके स्वाध्याय को करने वाले हैं, और स्वाध्याय के अंदर जितने भी लेखनीय हैं, पठनीय हैं या अभिव्यक्ति है वो सब भी हम करने वाले। तो आइए हम शुरुआत कर देते हैं। पेज नंबर 46, इस पर आपको चार हाथ चांदना में पहला लेखनीय में ये टिप्पणी लिखने के लिए दिया हुआ है कि रंगों का जीवन में बड़ा महत्व है। रंगों का जीवन में बड़ा महत्व है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आइए इसके ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, देखते हैं। देखिए, जिस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं वो ये है कि रंग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं या महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, है ना। कुछ रंग हमें उत्तेजित करते हैं, कुछ रंग हमें क्रोधित करते हैं, यानी कुछ देखकर हमें उत्तेजना का एहसास होता है। जैसे अगर हम तिरंगे के तीनों रंगों को देख लेते हैं, हम देशभक्ति की भावना हमारे अंदर उत्तेजित हो जाती है ना। कुछ रंग हमें क्रोधित कर देते हैं, यानी कुछ रंग ऐसे होते हैं जिन्हें देखने से हमें क्रोध आ जाता है। और जैसे अगर खून का रंग लाल है, अगर उसको हम देख लेते हैं तो हमें क्रोध आ जाता है। और कुछ रंग हमें शांत भी रखते हैं। शरीर और मन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए रंगों का सही संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अगर शरीर को और मन को दोनों को स्वस्थ बना के रखना है तो हमें सबसे पहला ध्यान कहाँ देना होगा, तो हमको सबसे पहला ध्यान जो देना होगा, हमारे चारों ओर जो है रंगों का संतुलन एकदम सही बना रहे, इस बात पर देना होगा। अब देखते हैं, हम चारों तरफ विभिन्न प्रकार के रंगों से प्रभावित होते हैं, यानी हमारे चारों तरफ कई प्रकार के रंग होते हैं जिनसे हम प्रभावित हो जाते हैं। हमारा जीवन, बिना रंगों के जीवन की कल्पना करना असंभव है, क्योंकि चारों तरफ देखा जाए तो रंग ही रंग है। इनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। रंगों के बिना जीवन प्राण के बिना शरीर के समान है। ऐसा है जैसे कोई प्राण ही नहीं हो। शरीर है लेकिन उसमें प्राण नहीं है, इस प्रकार रंगों के बिना जीवन हो जाता है। इनके बिना हमारी ज़िंदगी एकदम फीकी सी हो जाएगी। हमारे जीवन में रंग रस को घोल देते हैं, है ना। रंग जो है हमारे जीवन में मिठास को घोलते हैं, रस को घोलते हैं, ये यहाँ पर कहा गया है। हमारे जीवन में हम देखते हैं कि विभिन्न त्यौहार विभिन्न रंग लेकर आते हैं, यानी हर त्यौहार में हम रंग देखते हैं। होली का त्यौहार तो रंगों का ही त्यौहार होता है। दशहरे के त्यौहार पे हम हरे रंग की जो पेड़ों की पत्तियाँ हैं वो सोना पत्ती के रूप में बांटते हैं, तो हरे रंग को हमें दिखाती है। दिवाली पर हम लक्ष्मी पूजन जब करते हैं तो हम दियों के प्रकाश, यानी सूर्य और चंद्र का जो है हमारे जीवन में महत्व वहाँ पे पता पड़ता है। उनसे मिलने वाले उजाले का, रोशनी का, उसके साथ में रंग बिरंगे हम कपड़े पहनते हैं। और जो है लक्ष्मी जी की जब पूजा करते हैं तो लाल रंग का महत्व हमें समझ में आता है। उसके बाद हम हमारे यहाँ भारत में तो ये है कि हर दिन का एक अलग अलग रंग है ना। तो उस हिसाब से भी हमारी जो ज़िंदगी है वो हर रोज़ रंगीन ही है। तो प्रकृति भी रंगों से सजीव लगती है। प्रकृति में भी तो चारों तरफ रंग हो तभी मज़ा आता है। सोचिए, बिना रंगों के जीवन कैसा होगा, बिना रंगों के जीवन कैसा होगा। इसलिए जीवन में रंगों का वैसा ही महत्व है जैसे बरसात में इंद्रधनुष का होता है। यानी बरसात का मौसम चाहे कितना भी कीचड़ हो, लेकिन अगर आकाश में इंद्रधनुष दिख जाए तो मन प्रसन्न हो जाता है और हम उसे देखने के लिए जो है कीचड़ में भी निकल पड़ते हैं। यदि प्रकृति में इतने सुंदर रंग न होते तो यह दुनिया इतनी मनमोहक न होती। इतनी सुंदर, हमारे मन को मोह लेने वाली ये दुनिया नहीं होती अगर इसमें इतने सुंदर रंग जो हैं वो नहीं होते। तो नीला निरभ्र आकाश, यानी एकदम साफ स्वच्छ निरभ्र, है ना। बर्फ से ढके हुए पर्वत, हरे हरे जंगल, तरह तरह के रंगों से सजे हुए फूल, तालाब के कमल, रंग बिरंगी तितलियाँ जो उन फूलों पे मंडराती है, सुबह की सूर्य की कोमल रेशमी किरणें, प्रातः काल का सूर्य का मन भावन रंग, रात में काली चादर पर बिछे तारे आदि ऐसे दृश्य हैं जिसे देखकर मनुष्य
का उदास मन भी खिल उठता है। यानी बहुत उदास भी हो, दुख भी हो, तकलीफ भी हो, तो प्रकृति की ये सुंदरता देख के जो है मन थोड़ी देर के लिए अपनी उदासी भूल जाता है, सारे दुख, और वह सारे दुख भूल जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं आगे, मनुष्य जीवन में जब भी उदास या दुखी होता है ना, या वह कुछ समय की विश्रांति चाहता है। यानी कभी कभी तो या दुखी है या कभी उदास है, लेकिन कभी कभी बहुत काम करके जब थक जाता है तो वो कुछ समय के लिए जब आराम चाहता है, जीवन में अपने कुछ समय के लिए बदलाव चाहता है, तो उसे सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली चीज़ होती है प्रकृति के रंग रूप, है ना। प्रकृति ही हमें ज़्यादा आकर्षित करती है। पहाड़ों की तरफ घूमने के लिए निकल जाए, या जहाँ हम रहते हैं वहाँ से दूर कहीं घूमने के लिए चले जाएँ, कोई नई जगह देख कर आ जाएँ। तो जगह देखने जाना मीन्स क्या है, तो प्रकृति को ही हम देखने के लिए जाते हैं कि हर जगह जो है प्रकृति ने कैसी अलग अलग छटाएं बिखर कर रखी हुई है ना। हम जहाँ रहते हैं वहाँ हम प्रकृति के एक अलग रूप को देखते हैं, तो हमारा मन होता है कि हम दूसरी जगह जाके उसके दूसरे रूप को भी देखें। तो वह थोड़े दिन घूमकर अपने सारे दुख दर्द भूल कर उत्साहित हो जाता है। यानी मनुष्य जो थका हारा होता है, आराम चाहता है, वह उदास होता है या दुखी होता है, तो जब थोड़े दिन घूम के आ जाता है तो सारे दुख भूल जाता है और उसके अंदर उत्साह का संचार हो जाता है। नई शक्ति और ऊर्जा के साथ फिर से वह अपने कामों में लग जाता है ना। तो इस तरीके से रंगों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। आइए आगे देख लेते हैं क्या है। आगे का क्वेश्चन ये है कि पेज नंबर 47 के ऊपर ये दिया हुआ है, और ये आपका क्वेश्चन है कि कला अभिव्यक्ति का माध्यम है, अंतर्जाल की सहायता से इसकी जानकारी इकट्ठा करके पढ़िए। अभी आपको कला अभिव्यक्ति का माध्यम है स्वमत के रूप में भी लिखने के लिए आ सकता है ना। ये पठनीय के अंदर आपको दिया हुआ। आइए हम इसको देखते हैं। तो इसके बारे में इस तरीके से लिखा हुआ है मैंने कि कला जब कला के लिए होती है तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता। यानी कला सिर्फ कला के लिए की जाए तो उसका कोई प्रभाव किसी के ऊपर नहीं पड़ता है, पर कलाकार का एक कर्म होता है, कलाकार का कर्म एक व्यक्तित्व बनना होता है। यानी उसके कला से उसको पहचाना जाए, ज़िंदगी से जुड़ा हुआ हर पक्ष इससे जाहिर होता है। वो अपनी कला से अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए हर पक्ष को, हर चीज़ को दिखा सकता है। संगीत कला, ललित कला, साहित्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला आदि कई ऐसी कलाएं हैं और आदि ऐसे कई माध्यम हैं। भावनाओं को अपनी कला के माध्यम से प्रकट करना एक कुशल कलाकार की पहचान होती है। अब यहाँ पे कहा गया है कि अपनी भावनाओं को अपनी कला के माध्यम से प्रकट करना एक कुशल कलाकार ही कर सकता है, ये उसी की पहचान होती है। हम तुम जिनको चित्रकारी का ज़्यादा आइडिया नहीं होता या वो उसमें उतना मन नहीं लगता, तो हम अपने मन की भावनाओं को जो है चित्रों के माध्यम से नहीं दिखा सकते, प्रकट नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक चित्रकार चाहे तो अपने मन की भावनाओं को चित्रों के माध्यम से प्रकट कर सकता है। हमारे देश की संस्कृति, कला एवं विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक विरासतें, अब सांस्कृतिक विरासतें समय के साथ में लुप्त होती जा रही है ना, उन्हें अभिव्यक्त करने संवारने की आवश्यकता है, जिससे हम उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचा सके। अब इन सांस्कृतिक विरासतों में क्या आता है, हम जिस प्रकार से भारत की सांस्कृतिक विरासतें, हमारे यहाँ का जो, अगर हम कला की बात करें तो कला में भी हमारी जो संस्कृतियों से सदियों से चली आ रही कलाएं हैं उनको आगे बढ़ाना। जैसे कि जिस प्रकार चित्रकार चित्र के माध्यम से या लेखक अपनी रचना के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, तो उसी प्रकार सामान्य जीवन में मनुष्य अपने विचारों को वाणी के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, बोल के अभिव्यक्त करता है। वाणी अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का एक सहज, सुलभ और सशक्त माध्यम होता है। यह अभिव्यक्त करने की एक कला होती है ना। चेहरों के भाव से, शब्दों के चयन से, आवाज़ के उतार चढ़ाव से, आँखों की भाषा आदि अभिव्यक्ति में जो है महत्वपूर्ण स्थान निभाते हैं या रखते हैं। इसलिए कहा जा सकता है किसी भी कला को अभिव्यक्त करने के लिए भी कला ही होनी ज़रूरी है, और इसीलिए कला अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यानी
कला के माध्यम से हम हमारी संस्कृति को भी आगे की पीढ़ियों को बता सकते हैं। चित्रकार एक चित्र के माध्यम से भारतीय संस्कृति को चित्रों के रूप में कैनवास के ऊपर बना के और उसे आगे लेकर जा सकता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से है। तो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि कला दीर्घा या आर्ट गैलरी में बिताए हुए समय का अपना अनुभव अपने मित्रों को बताइए। अब ये आपको जो है लेटर राइटिंग के रूप में आ सकता है। अब लेटर राइटिंग के रूप में अगर आए तो आपको कैसे लिखना है, लेटर में जो भी प्रारूप दिया हुआ रहेगा वो आपको लिखना है, साथ में इसमें से जो भी मैंने आज आपको दे रही हूँ मटेरियल, तो इसमें जो आपको समझ में आए जिस तरीके से, उस तरीके से आपको उसके अंदर लिख देना है। ठीक है, तो ये हमें संभाषणीय के अंदर दिया हुआ है कला दीर्घा आर्ट गैलरी, इसमें बिताए हुए समय का अनुभव। तो इसमें लिखेंगे हम, यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं इसकी कि आज मैं मधुबनी चित्रकला देखने के लिए पहुँचा। तब उन चित्रों को देखता ही रह गया। मधुबनी एक प्रकार की चित्रकला है ना, अभी इसके बारे में मैं आगे बता ही रही हूँ आपको कि वहाँ के चित्रों को मैं देखता ही रह गया। मुझे यह कला पहले से ही पसंद है, आज देखने का अवसर मिला या सौभाग्य मिला तो मैं बिना चुके इस अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में पहुंच गया। यहाँ पे आप स्थान का नाम भी लिख सकते हैं कि जो जहाँ भी आप रहते हो, कि भोपाल में इस जगह हुई, मुंबई में इस जगह हुई, दिल्ली में इस जगह पर हुई, या फिर उत्तर प्रदेश में इस जगह पर हुई, जो भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इसे मिथिला चित्रकला के रूप में जाना जाता है। इसे मधुबनी चित्रकला अथवा मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं, यानी इसे मिथिला चित्रकला के नाम से जानते हैं, साथ ही में इसे हम मधुबनी चित्रकला के नाम से भी जानते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग ये तो हमें अच्छे से ही पता है ना, हम कपड़ों में भी आजकल मधुबनी पेंटिंग आ गई, वही हमने सब आगे भी लिया हुआ है। यह मिथिला क्षेत्र कहाँ पे आता है, तो जैसे दरभंगा बिहार, पूर्णिया, यानी दरभंगा जो है बिहार के अंदर ही है ना, दरभंगा बिहार, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला के रूप में मधुबनी चित्रकला जो है वो प्रसिद्ध है। अब आगे देखते हैं कि यह प्रारंभ में तो रंगोली के रूप में रही, यानी प्रारंभ में सिर्फ इस तरह की रंगोलियाँ बनाई जाती थी। तो यह प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने के बाद धीरे धीरे आधुनिक कपड़ों, दीवारों एवं कागज पर उतर आई है। माना जाता है, क्या माना जाता है कि यह चित्रकला राजा जनक ने राम और सीता के विवाह के दौरान महिला कलाकारों से बनवाए थे। इससे संबंधित जितने भी चित्र प्राप्त होते हैं वो राम और सीता के विवाह के दौरान बनाए गए थे, बनवाए हुए थे, और इसीलिए ये कला वहीं से आगे बढ़ती हुई चली आती है। असली रूप में तो ये पेंटिंग गाँव की मिट्टी से लिपि झोपड़ियाँ देखने को मिलती है, यानी इसमें हम देखते हैं कि गाँव की मिट्टी से जो है लिपि हुई, लिपि पुती है ना, जिसको पुताई बोल सकते हैं आप, लिपि या पुती हुई झोपड़ियाँ देखने को इसमें मिल जाती है हमको। असली पेंटिंग जो होती है उसमें वही बनाया जाता है। लेकिन अब इसमें समय के साथ साथ राजा शैलेश के जीवन वृत्तांत का चित्रण भी किया जाने लगा है, यानी अवध मिथिला के जो राजा है वहाँ का, उनके जीवन का वृत्तांत, उसका चित्रण भी मधुबनी आर्ट में हमें दिखाई देने लगा है। तो आज फैशन की दुनिया मधुबनी आर्ट को पसंद करने वालों की संख्या इसमें लगातार वृद्धि हो रही है, क्योंकि यह फैशन के साथ साथ हमारी संस्कृति को भी प्रदर्शित करती है। यानी आप ये चीज़ें अपने दोस्तों को, मित्रों को बता रहे हैं, या क्लास में खड़े रहकर आप सबके सामने बोलकर बता रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, आइए हम आगे का प्रश्न देख लेते हैं। आगे हम लोग सीधे स्वाध्याय के ऊपर आते हैं। स्वाध्याय के अलावा एक और प्रश्न आपका बनता है इसमें, ठीक है देखते हैं बाद में। तो यहाँ पर है, स्वाध्याय में विधानों के सामने सही अथवा गलत लिखिए, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसमें हमें विधानों के आगे सही या गलत जो है वो लिखना है। तो शोभा सिंह ने सत्यम शिवम सुंदरम का क्रम बदला है, यानी ये जो लेखक है इन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम का क्रम बदला था, तो हाँ सही। जब हमने अभी व्याख्या देखी उसमें हमने देखा। प्रश्नकर्ता के अनुसार हमारी धरती का यथार्थ बहुत भयानक नहीं है, बिल्कुल गलत, बहुत भयानक है। कलाकार की शक्ति उसके चिंतन में है, कलाकार की शक्ति क्या उसके चिंतन में होती है, सही। शोभा
सिंह जो है चौथा नंबर का क्वेश्चन, शोभा सिंह कलाकार का कर्म एक छोटी सी जलती हुई मोमबत्ती नहीं समझते, बल्कि वो समझते हैं इस चीज़ को कि कलाकार का जो कर्म है वो एक छोटी सी जलती हुई मोमबत्ती के समान है ना। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हम लोग दूसरा यहाँ पर देखते हैं। दूसरे इसमें दिया हुआ है कि कृति पूर्ण कीजिए। कृति पूर्ण कीजिए में हमारा क्वेश्चन है कि माँ का महत्व। माँ का क्या महत्व है? तो माँ का महत्व माँ होने से ही पहली तो है ना। तो माँ होना, दूसरा उसकी साधना, उसकी कला, उसकी दैवीय शक्ति और उसका ज्ञान, ये माँ का महत्व दिखाती हैं। तीसरे नंबर पे हम आते हैं, उचित जोड़ियाँ बनाइए या मिलाइए। तो यहाँ पर हमको दिया है अ में चित्रकार, लेखक, ईश्वर और जीनियस, और आ में दिया हुआ है माँ, शोभा सिंह, अमृता प्रीतम, बेगाना पुत्र और कलाकार। ठीक है, यहाँ उत्तरों के रूप में हम देखते हैं कि चित्रकार इनमें से कौन है? तो शोभा सिंह चित्रकार है। लेखक कौन है? अमृता प्रीतम, सॉरी, अमृता प्रीतम जो है वो लेखक है। फिर ईश्वर, यहाँ पे ईश्वर किसको कहा गया है? कलाकार को कहा गया है। और जीनियस किसको बोला गया है? माँ को बोला गया है। आइए हम इसके रिक्त स्थानों को देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति को कीजिए। अब जैसे हमको यहाँ पर ये दिया हुआ है तो हम देखेंगे कि सुंदरता के लिए डैश सबसे पहली अवस्था है कौन सी? नज़र, दृष्टि या नज़रिया? तो नज़र। ठीक है इसका आंसर। दूसरा है, हमारी धरती का बहुत भयानक है। क्या बहुत भयानक है? सत्य, यथार्थ या वास्तव? तो यथार्थ। कलाकार की शक्ति उसके चिंतन में है। चिंतन यहाँ से हम ले लेंगे, चिंतन मनन साधना में से। मैं रचनात्मक के बारे में कह रहा हूँ। रचनात्मक किसके बारे में कहा? युक्ति, कृति या शक्ति? तो शक्ति के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, हम आगे देख लेते हैं कि पाठ में प्रयुक्त ऐसे शब्द ढूंढकर लिखिए जिसका वचन परिवर्तन नहीं होता है। यानी बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनका वचन परिवर्तन नहीं होता है। उसमें जैसे वृक्ष, एक हो चाहे हजारों हो, उनको वृक्ष ही कहा जाता है। जंगल में वृक्ष को मत तोड़िए, है ना, वृक्ष वृक्ष ही होते हैं। उसके बाद में यथार्थ, इसका वचन परिवर्तन नहीं होता, वो यथार्थ ही होता है। इतिहास, इतिहास को हम इसका भी वचन परिवर्तन नहीं कर सकते, इतिहासीय इतिहासों नहीं हो सकता। रोग, रोग से रोगे, या बहुत सारे रोग भी हो तो बहुत से रोग, है ना, ऐसा। चित्र, वहाँ पे चित्र प्रदर्शनी लगी है, चित्रों की प्रदर्शनी गलत होता है। ठीक है, सूझ, यह भी कैसा है? इसका भी हम वचन परिवर्तन नहीं कर सकते। प्रभाव, प्रभाव पड़ना किसी भी चीज़ का, कितनी भी मात्रा में पड़े उसका जो है वचन परिवर्तन नहीं होता। कर्म का वचन परिवर्तन नहीं होता, घर का वचन परिवर्तन नहीं होता। अब हम देखते हैं अभिव्यक्ति में, कला जीवन को आनंदित करने का साधन है। कला जो है जीवन को आनंदित करने का साधन है। इस विषय पर अपना मत लिखिए। अब कला जीवन को आनंदित कर देती है, इस विषय पर हमको लिखना है। तो हमने अभी पीछे कला के बारे में देखा है ना, 2-3 लेख मैंने आपको कला यानी आर्ट के ऊपर दिए, आप उसी में से लिख सकते हैं। एक तो कला, रंग वाला जो है, रंगों का हमारे जीवन में महत्व, आप उसमें से लिख सकते हैं। इसके अलावा आप इसको किस चीज़ में से लिख सकते हैं? अभी हमने मधुबनी पेंटिंग के बारे में लिखा है, तो ये जीवन को आनंदित कर देती है। जो भी मतलब ये एक ऐसा साधन है कि जो जीवन के सारे दुख दर्द को दूर करके उसे आनंद से भर देता है। तो कला के माध्यम से हम अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं अच्छे से। तो जो भी चीज़ें अभी मैंने आपको पीछे इसमें दिखाई, वही सारी आपको इसके अंदर लिखना है। कुछ भी उसमें ज़्यादा अलग से लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। हाँ देखिए, ये जो कला अभिव्यक्ति का माध्यम है, ये जो मैंने आपको अभी करवाया हुआ है ना, तो इसी चीज़ को जो है आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि कला जीवन को आनंदित करने का साधन है। यानी कला के माध्यम से हम अभिव्यक्त हो पाते हैं, इसलिए हमारा जीवन जो है आनंदित हो जाता है। हम देश की संस्कृति को वगैरह आगे लेकर जा सकते हैं इसके माध्यम से, इसलिए आनंदित हो जाते हैं। ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। भाषा बिंदु को देखते हैं। वर्तनी के नियमों के अनुसार शुद्ध शब्द छाट कर लिखिए। वर्तनी के शुद्ध अनुसार का मतलब ये होता है कि हमारे कुछ मानक होते हैं। जैसे हमारे ऐसे कुछ रूल हिंदी में बन गए हैं कि इस शब्द को इसी तरीके से लिखा जाएगा। उसको कईयों तरीक़ों से लिखा जा सकता है, लेकिन फिर भी उसका कोई एक ही तरीका जो है वो बहुत ज़्यादा सही होता है। तो हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं कि मुश्किल को किस तरीके से लिख सकते हैं। ये मुश्किल का तरीका एकदम सही है। ये दूसरा, तीसरा और चौथा में से तीसरा सही। फिर प्रसिद्ध, प्रसिद्ध,
प्रसिद्ध एंड प्रसिद्ध, एकदम हम बोलते समय जब जोर देते तो प्रसिद्ध ऐसा बोल देते हैं, परंतु ये रॉन्ग है। हम लोग प्रसिद्ध ऐसा नहीं बोल सकते, रॉन्ग है। और प्रसिद्ध हम देखते हैं यूपी में तो इस तरीके से बोला जाता है, लेकिन फिर भी ये जो है मानक की दृष्टि से, मानक वर्तनी की दृष्टि से गलत है, इसलिए ये वाला प्रसिद्ध सही है। मिट्टी, मिट्टी, मिट्ठी और मिट्ठी, है ना, मिट्ठी बोला जाता है लेकिन फिर भी मिट्टी ये वाला सही है। ऋतुएं, कई लोग ये इसी तरीके से बोलते हैं और यही लिखते भी हैं। और ऋतुएं, ये हमको ऋषिका जो है वहाँ से मिलता है। और ये ऋतुएं, ये सिर्फ मात्रा बड़ी है, ऊपर चंद्रबिंदु नहीं। और ये ऋतुएं तो आजकल क्या हुआ है, पहले ये वाला य चल जाता था, लेकिन आजकल यही य जो है हर जगह पर मानक नियम के वर्तनी के अनुसार मान्य हुआ है। तो अब हर जगह हम ये वाला ये नहीं लिख सकते, ठीक है। सिर्फ गाय, गाय लिखने के लिए हम लोग ये वाला ये यूज़ करते हैं अधिकतर, नहीं तो बहुत लिए में अधिकतर हम पहले यही ये यूज़ करते थे, लेकिन आजकल लिए के लिए हम लोग ये नहीं यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग ये वाला एक का यूज़ करते हैं ना, बिना चंद्रबिंदु वाला। अब देखिए आपको नेक्स्ट दिया हुआ है कि पुस्तक मेले में 2 घंटे विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए उपायोजित लेखन के अंतर्गत। ये आपको दिया हुआ है पेज नंबर 48 पर। तो आइए इस निबंध को हम लोग देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। ये देखते हैं उपायोजित लेखन। इसके अंदर दिया हुआ है कि पुस्तक मेले में 2 घंटे विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। तो पुस्तकें अनमोल होती हैं, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। वे हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है ना दोस्त, हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती जब हमारे पास किताबें होती हैं, क्योंकि वे ज्ञान की भंडार होती हैं। अब इसका एक और अच्छा पहलू यह है कि व्यक्ति तो आते हैं चले जाते हैं, परंतु उनके श्रेष्ठ विचार, ज्ञान, उपदेश, संस्कृति, सभ्यता, सभी मानवीय मूल्य हमारे पास पुस्तकों के रूप में सदा जीवित रहते हैं। यानी बहुत सी बातें तो होती है माउथ टू माउथ, एक दूसरे के पास जाती है ना, लोग सुनाते हैं और उससे हम सुनकर उसको याद रखते हैं। लेकिन अगर किताबों में जो महान लोग होते हैं, अगर वो अपनी किताबों में कुछ लिख कर रखे, अपनी डायरियों में लिख कर रखते हैं, तो क्या होता है कि वो चीज़ें हमेशा के लिए बनी रहती है, चाहे वो चले जाए, परंतु उनका लिखा हुआ सदैव जीवित रहता है। उनका विनाश नहीं होता, जो लिखा हुआ है उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त वे होते रहते हैं। जैसे हमारे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता आदि कई ऐसे हमारे ग्रंथ हैं जो कि हस्तलिखित है, कई ज़मानों पहले उनको लिखा गया है, और जिसे हम आज तक जैसा का वैसा ही देखते भी आ रहे हैं, सुनते भी चले आ रहे हैं ना। अगर ये लिख कर रखा हुआ नहीं होता तो इतना अच्छे से हमारे बीच में आज तक नहीं रहता, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसमें बदलाव हो जाता। मैं पुस्तक प्रेमी हूँ। अब पुस्तक के ऊपर लिख रहे हैं, पुस्तक मेले में 2 घंटा तो हम लिखते हैं। मैं पुस्तक प्रेमी हूँ, इसलिए शहर की सभी पुस्तक प्रदर्शनियों एवं मेलों में मेरी उपस्थिति होती ही है ना, होती ही है। यानी जहाँ भी पुस्तकों का मेला लगे वहाँ तो मैं जाता ही जाता हूँ। हाल ही में मेरे शहर में पुस्तक मेला आयोजित हुआ, यानी पुस्तक मेला लगा, प्रदर्शनी लगी। मैं जब वहाँ दाखिल हुआ यानी अंदर गया तो वहाँ पुस्तकों का अंबार देखकर खुश हो गया। यानी ढेरों पुस्तकें वहाँ रखी थी, उनको देखकर मैं खुश हो गया। कौन सी किताब लूँ, नहीं लूँ, इसी उधेड़ बुन में मैंने अपने पसंदीदा लेखकों की किताबें देखना शुरू कर दिया। अब बोले कौन सी लूँ कौन सी न लूँ, ये सोचते सोचते आखिर में अपने जो मेरा पसंदीदा लेखक है उसी की किताबें देखने के लिए शुरुआत कर दी। अब यहाँ पर हर किसी के लेखक जो है पसंदीदा लेखक वो अलग अलग हो सकते हैं, है ना। किसी के पसंदीदा लेखक प्रेमचंद हो सकते हैं, किसी के फणेश्वर नाथ रेणु हो सकते हैं, किसी के कवि हो सकते हैं रस खान, या फिर किसी के और कोई राजेश रेड्डी हो सकते हैं, किसी के अपने बाल कवि बैरागी जी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो भी लेखक कवि पसंद हो आप उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ नाम नहीं दिया है। तो उनकी किताबें देखना शुरू कर दिया। पुस्तकों पर कुछ प्रतिशत छूट दी जा रही थी, डिस्काउंट था, है ना। तो यह जानकर मैं ज़्यादा किताबें खरीदने के लिए लालायित हो गया था। यानी जब डिस्काउंट देखा तो उनके मन में लालच आ गया कि मैं ज़्यादा किताबें खरीद लूँ। मेरे पसंदीदा लेखकों की प्रसिद्ध किताबें खरीदने के बाद, यानी उनके 1 नहीं 2 नहीं, उन्होंने जितने भी पसंदीदा लेखक थे उनकी कुछ किताबें खरीद ली। और उसके बाद मैंने देखा लोग किताबें खरीद रहे हैं,
है ना। कुछ लोग जो है किताबें खरीद रहे हैं, तो कुछ सिर्फ किताबें देख देख कर रखते जा रहे थे। कुछ ऐसे होते हैं जो देखने तो आ जाते हैं प्रदर्शनी में, लेकिन जो उन्हें इंटरेस्ट नहीं होता तो वो सिर्फ देखते जाते हैं और रखते चले जाते हैं, है ना। तभी मैंने मोबाइल की ओर देखा। 2 घंटे कब बीत गए थे पता ही नहीं चला। मैं बोले तभी मैंने देखा कि 2 घंटे बीत गए, समय का पता ही नहीं चलता जब हम किताबें देखने लग जाते हैं तो। अब मैं जल्दी से काउंटर पर बिल चुकाने पहुंच गया, और बिल चुकाकर जब मैं बाहर आया, मैं बहुत खुश था, क्योंकि मेरी पसंदीदा किताबें मेरे हाथों में थी, और अब घर जाकर मैं उन्हें पढ़ने वाला था। ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो विद्यार्थियों, अब आपको जो है 4 हाथ जानना यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका जो स्वाध्याय है। अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर से, क्योंकि मुझे पता पड़ना चाहिए कि आपको ये अच्छा लगा है या नहीं लगा है। नहीं अच्छा लगा तो आप नहीं भी बेफिक्री से लिख सकते हैं, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगेगा, और अच्छा भी लगे तो आप अच्छा भी लिख सकते हैं। तो अब मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। मिल बांट कर पढ़िए। मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। कभी कभी बहुत से बच्चों की आदतें होती है ना कि नहीं हमारा कंप्लीट हो गया तो हम किसी को नहीं देंगे, क्यों दें, हम अपना अपना पढ़ेंगे, हमारा टिक के अगर उसने भी वैसे ही लिख दिया तो नंबर कम मिलेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं होता है। ये इस गलतफहमी से हमको निकल जाना चाहिए कि हम किसी को अगर कुछ दे दें तो वो वैसा लिख दे और हमारे नंबर कम हो जाएंगे। नहीं, यहाँ हमें अपने ज्ञान के ऊपर, अपनी एबिलिटी के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, और कुछ किसी का अच्छा करने से हमारा कभी भी कुछ बिगड़ता तो है ही नहीं। ये ध्यान में ही रखते हुए चलना चाहिए। वो व्यक्ति तुम्हें मुंह पे नहीं बोलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मन में, दिल में उसके रहेगा ये बात कि अरे मेरी फ्रेंड ने ये मुझे उस दिन दिया था, इसलिए मैं इतने अच्छे से इसको लिख पाया। तो देखिए, मिल बांट कर पढ़िए। मिल बांट कर पढ़ने से आप उस चीज़ के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर, उस सब्जेक्ट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर डिस्कशन भी कर सकते हैं, और डिस्कशन करने के बाद में जो आप लिखते हैं या जो आपके विचारों में प्रगति होती है उसका तो क्या कहना, है ना। तो इसलिए जो है आप मिल बांट कर पढ़ना सीखिए। तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते।